हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोशल साइंस की क्लास 6 की नई एनसीईआरटी वाली जो किताब है, उसे मैं पढ़ा रही हूँ। 9 चैप्टर में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। आज 10वां अध्याय पढ़ेंगे, आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन। यानी इस लेसन में आपको शासन के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लाइनें लिखी रहती हैं, कुछ पंक्तियां प्रत्येक लेसन में लिखी हुई हैं। लिखा है, राजा नाम धर्म गोप्तारम धर्मो रक्षति रक्षता। यानी शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। ये कहाँ से ली गई है? महाभारत से। आगे लिखा है, न्याय के बिना शांति नहीं, समानता के बिना न्याय नहीं। यानी यदि न्याय नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, और यदि समानता नहीं होगी तो न्याय नहीं होगा। विकास के बिना समानता नहीं, संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। ये कहा है रिगोबर्टा मेंचू। ये उनकी पंक्तियां लिखी हुई हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इसी अध्याय में मिलेंगे। शासन का क्या अर्थ है? हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है परिचय। लिखा है, दीर्घ काल से मनुष्य समाज में रहता आ रहा है। जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं। तो नियम बहुत जरूरी होते हैं। जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो असहमति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग किसी एक ही पक्ष में हों। यदि कोई मुद्दा होता है तो कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं। तो जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में समाज में शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, सद्भाव बना रहे, इसके लिए क्या हो जाता है? नियम बनाने अनिवार्य हो जाते हैं। संभवतः आपके घर में भी कुछ सामान्य नियम होते होंगे। बिल्कुल होते हैं, सबके घर में कुछ सामान्य नियम होते हैं। उन नियमों का पालन उस घर में रहने वाले सभी सदस्य करते हैं। आगे लिखा है, जिनके पालन की अपेक्षा आपसे होती है। बिल्कुल होती है। हम जिस घर में रहते हैं, हमारे घर में नियम है, और जो घर के बड़े लोग होते हैं वो ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि हमें इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बल्कि इन नियमों का पालन करना चाहिए। आगे लिखा है, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहां भी नियम होते होंगे। कुछ विद्यार्थियों के लिए तो कुछ शिक्षकों के लिए। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कुछ नियम विद्यार्थियों के लिए होते हैं और कुछ शिक्षकों के लिए भी होते हैं, और विद्यार्थी अपने नियमों का पालन करते हैं और शिक्षक अपने नियमों का। आगे लिखा है, बड़ी कक्षाओं में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को भी कुछ अनिवार्य नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है। यानी जो बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए भी कुछ नियम होते हैं और उनका पालन उन्हें करना पड़ता है। आगे लिखा है, सड़क पर वाहन चालकों से भी यातायात के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। बिल्कुल की जाती है। यातायात के नियम होते हैं और जो व्यक्ति सड़क पर चलते हैं उन्हें यातायात के नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। सड़क पर वाहन चालकों से यातायात के नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है। सभी प्रकार की नौकरियों में कार्यरत लोगों को भी नियोक्ता द्वारा बनाई गई नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि नियोक्ता को भी उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन्होंने अपने अधीन काम करने वाले लोगों के लिए बनाई है। यानी जो नियोक्ता होता है, जो लोगों को कार्य पर रखता है, तो वह नियम बनाता है उन लोगों के लिए, लेकिन जो नियम उसने उन लोगों के लिए बनाए हैं, अपने कर्मचारियों के लिए, तो उन नियमों का पालन नियोक्ता को भी करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता तो क्या होगा? इसका सीधा सा उत्तर है कि समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। यानी जब कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो समाज की जो व्यवस्था है वह बिगड़ जाएगी। आगे लिखा है, नियमों को किसने बनाया और क्यों बनाया?
उन्हें किस प्रकार से बनाया गया। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। निर्णयों को लेने की प्रक्रिया नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। तो शासन की परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर लिखी हुई है, जो आपको याद भी रखनी है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हाईलाइट कर देते हैं। निर्णयों को लेने की प्रक्रिया नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। आगे लिखा है, सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते हैं और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। तो सरकार किसे कहा जाता है? उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को जो नियम बनाते हैं और उनका यानी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहा जाता है, यानी जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है उन्हें कहा जाता है कानून। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जो नियम और कानून एक बार बन गए वे सदा के लिए बन गए। जिस प्रकार घर पर आप अपने माता पिता के साथ किसी विशेष नियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं अथवा विद्यार्थी संघ, विद्यालय या विश्वविद्यालय प्रबंधन से नियमों में बदलाव के लिए कह सकते हैं, उसी प्रकार समाज को संचालित करने वाले कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नियम है वो परिवर्तनकारी है, यानी कि उनमें बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो नियम एक बार बन गया अब हमेशा उसी का ही पालन करना है, ऐसा नहीं है। लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उन नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब जो नागरिक हैं उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है, हक है। तो कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। ये कैसे रखेंगे ये नीचे लिखा हुआ है। पहले कुछ चित्र दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक चौराहे का चित्र दिया गया है। ये चौराहा है, आप देख सकते हैं। वाहन जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ साइकिल से, कुछ मोटरसाइकिल से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र कुछ समझाने के लिए यहाँ पर छपे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे व्यवस्थित रूप से लोग चल रहे हैं और यहाँ आप देखेंगे कि अव्यवस्था है, जिसका जहाँ मन है वो वहाँ चल रहा है। कोई भी नियम कानून यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है इस वाले चित्र में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ चित्र दिखाए गए हैं। जिसका जो कार्य है वह अपना कार्य ईमानदारी से करता है। जैसे आप देख लेंगे यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं और ये व्यक्ति अपने कार्य को कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सड़क निर्माण चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रेन है, चल रही है ट्रेन। यहाँ पर आप देखेंगे सैनिक जो हैं बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर मरीजों को देख रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आग की कोई घटना घटित हो गई है, यानी आग लग गई है और बचाव कार्य किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रैफिक पुलिस है, ये भी अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर ये संसद भवन का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर एक क्लासरूम का दृश्य दिखाया गया है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और शिक्षिका पढ़ा रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पोस्टमैन और यहाँ पर आप देखेंगे बैंक का एक दृश्य दिखाया गया है। बैंक कर्मचारी अपना कार्य कर रहे हैं और लोग अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। अब लिखा हुआ है सरकार के 3 अंग और ये यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ये महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है सरकार के कितने अंग होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझते चलिएगा। भाषा इतनी अच्छी लिखी हुई है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप
सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, रीट मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, या कोई और भी यदि आप एग्जाम देने वाले हैं शिक्षक भर्ती का, और आपका विषय यदि एसएसटी है, तो आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप खुद से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, सरकार के जो 3 अंग हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, विश्व भर में समाज जिस प्रकार से कार्य करता है उसे डिजिटल तकनीक परिवर्तित कर रही है। भारत में 30 वर्ष पहले तक जिन लोगों को अपने से दूर बैठे संबंधियों को पैसे भेजने होते थे, वे डाकघर की पंक्ति में लगकर फॉर्म भरकर मनी ऑर्डर भिजवाते थे। अथवा यदि उन्हें किसी व्यवसाय के लिए भुगतान करना होता तो वे पहले बैंक की पंक्ति में लगकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाते और फिर उसे डाक द्वारा भिजवाते थे। शायद इन शब्दों यानी मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट को कभी ना भी सुना हो, क्योंकि आज हमारे पास तुरंत पैसे भेजने के लिए डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध है। तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर ये इसलिए लिखा हुआ है कि शायद आपने ये ना सुना हो, क्योंकि ये छोटे बच्चों की किताब है। तो उन बच्चों ने तो नहीं सुना होगा मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट का नाम, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि पहले क्या होता था। जब किसी को पैसे भेजने होते थे अपने संबंधी को, तो लोग डाकघर में पंक्ति में लगते थे, फॉर्म भरते थे, मनी ऑर्डर भेजते थे। और जो परीक्षाएं होती थी, प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उनमें डिमांड ड्राफ्ट लगता था। उसके लिए क्या होता था कि बैंक में जाते थे, वहां पर भी लाइन में लग के ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, तकनीकी युग है, आधुनिक युग है। आप देखेंगे कि अभी आपको पैसे भेजने हो किसी को तो आप कुछ सेकंड में ही पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि अब डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। आगे लिखा है, डिजिटल तकनीक ने विशेष प्रकार के अपराधियों को भी जन्म दिया है, जो अपने स्थान पर बैठे बैठे डिजिटल माध्यमों से लोगों की धनराशि चुराने के तरीके ढूंढते हैं। अब डिजिटल तकनीक ने लोगों के काम को तो सरल बना दिया है कि हम कुछ सेकंड में ही पैसे भेज सकते हैं, लेकिन जो अपराधी हैं वो क्या सोच रहे हैं कि कैसे हम दूसरों के धन को चुराएं। वो तरीके ढूंढते रहते हैं, जो विशेष प्रकार के अपराधी होते हैं। और कई ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं कि लोगों के अकाउंट खाली कर लेते हैं। एक कोई फोन आता है या कोई कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि लोगों के जो रुपए हैं वो डिजिटल माध्यमों से चुरा लिए जाते हैं। आगे लिखा है, ऐसी आपराधिक गतिविधियों को, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं, को रोकने के लिए अनेक सरकारों ने नए कानून बनाए हैं। तो ये जो आपराधिक गतिविधियां हैं इन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। ऐसे कुछ साइबर अपराधियों जिन्होंने अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग समाज की भलाई के बजाय भोली भाली जनता के श्रम से कमाए हुए धन को लूटने के लिए किया, को गिरफ्तार भी किया गया। यानी जो लोग इस तरीके का कार्य करते हैं, इस तरीके का अपराध करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया एवं न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया है। सामान्यतः उन्हें आर्थिक दंड के साथ साथ जेल की सजा भी दी जाती है। यानी आर्थिक दंड भी दिया जाता है और जेल की सजा भी उन्हें दी जाती है। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सरकार के तीनों अंग अथवा शाखाएं एक साथ कार्य करते हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, ये आपको याद रखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, निम्न में से कौन से सरकार के अंग हैं। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे या 3 विकल्प, आपको इन्हीं में से तीनों दिए जाएंगे। नीचे लिखा होगा उपयुक्त सभी, या पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है, तब भी आपको तीनों याद रखने होंगे। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब इनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि विधायिका वह अंग है जो नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन तथा वर्तमान कानून को निरस्त भी करती है। तो विधायिका का क्या कार्य है? नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना और जो वर्तमान कानून है उन्हें निरस्त करना। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। भारतीय शासन प्रणाली का हम आगे अवलोकन करेंगे। तो विधायिका का मुख्य कार्य है कानून बनाना, पुराने कानूनों में संशोधन करना और वर्तमान को निरस्त भी करती है विधायिका। जब जरूरत होती है तो वर्तमान कानून को निरस्त भी किया जाता है।
आगे लिखा है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य के प्रमुख यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसे अभिकरण यानी एजेंसी आते हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। तो याद रखिएगा, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून को लागू करना। ये मुख्य मुख्य बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है न्यायपालिका। तो न्यायालयों की प्रणाली को जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है और यदि तोड़ा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए या फिर यदि आवश्यक हो तो उसे क्या दंड दिया जाए। कभी कभी यह इस बात की भी जांच करती है कि क्या कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है अथवा नहीं, अथवा विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई कानून भली भांति परखा गया है और सभी के हित में है या नहीं। अब न्यायपालिका जो है ये न्यायालयों की प्रणाली है जो निर्णय करती है कि किसी ने कानून तोड़ा है तो उस पर क्या कार्यवाही की जाए और यदि आवश्यक है तो उसे दंडित भी किया जाए। और कभी कभी यह इस बात की भी जांच करती है कि कार्यपालिका ने जो निर्णय लिया है वह सही है या नहीं और विधायिका ने जो कानून पारित किया है वह सही से परखा गया है या सभी के हित में है या नहीं। तो ये सभी कार्य न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के कार्य आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। तो शासन का जो अच्छा तंत्र होता है इनमें क्या होता है कि इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से कैसा रखा जाता है? पृथक, यानी कि अलग अलग, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी साथ करते हैं। यह विभाजन शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। इसका उद्देश्य पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलन बनाए रखना है, अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी कर सकता है तथा यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है तो उसे नियंत्रित कर पुनः संतुलन स्थापित कर सकता है। यहाँ पर ये आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है बीच में शासन और ये जो सरकार के तीनों अंग हैं ये दर्शाए गए हैं। इनमें शक्तियों का पृथक्करण यानी कि इनकी शक्तियां अलग अलग है, लेकिन एक अंग दूसरे अंग के कार्य की निगरानी कर सकता है और यदि कोई अंग भूमिका से परे जाकर यानी अपनी भूमिका से अलग जाकर कोई कार्य करता है तो दूसरा क्या करता है? उसे नियंत्रित करता है और पुनः क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। तो इनकी शक्तियों का पृथक्करण किया गया है लेकिन इनके कार्य एक दूसरे पर निर्भर है, यानी ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है सरकार के 3 स्तर। सरकार के 3 अंग हैं और 3 स्तर हैं। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। लिखा है कोई भी सरकार कम से कम 2 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। भारत सहित अनेक देशों में यह 3 स्तरों पर कार्य करती है। कौन कौन से हैं 3 स्तर? स्थानीय स्तर, राज्य या प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ये तीनों स्तर जो बताए गए हैं इनके नाम याद रखिएगा। प्रत्येक स्तर भिन्न भिन्न विषयों पर कार्य करता है। इसे तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यदि आपके घर का बल्ब नहीं जल रहा तो ऐसे में आप पहले बल्ब, स्विच, फ्यूज आदि जांचेंगे। तो यदि आपके घर में कोई बल्ब नहीं जलता है तो सबसे पहले बल्ब देखा जाता है कि कोई खराबी बल्ब में है। जब बल्ब सही होता है तब आप स्विच देखते हैं, जब स्विच भी सही होता है तब आप फ्यूज की जांच करते हैं। तो इसी तरीके से ये स्तर कार्य करते हैं। आगे लिखा है यदि वे काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे और यदि यह पता चले कि समस्या घर पर नहीं है तब आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। यहाँ भी समस्या समाधान के 3 स्तर हैं। भारत में स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र या संघ सरकार है। तो ये आप याद रखिएगा। मान लीजिए कुछ दिनों तक भारी वर्षा के कारण एक जिले के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। यदि वह ज्यादा भीषण नहीं है तो स्थानीय प्राधिकारी उस स्थिति को संभाल सकते हैं। यदि बाढ़ अनेक नगरों और बहुत से गांवों को प्रभावित करती है तो राज्य सरकार आगे आती है
और इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए प्रभावित लोगों को बचाने के लिए बचाव दल भेजती है। किंतु यदि बाढ़ भयानक रूप ले लेती है और विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है और राहत सामग्री और सेना इत्यादि भेजती है। इस उदाहरण में आप सरकार के तीनों स्तर के काम देख सकते हैं। तो यदि बाढ़ किसी छोटे क्षेत्र में आई है तो स्थानीय प्राधिकारी कार्य करते हैं, उस स्थिति को संभालने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि बाढ़ अनेक नगरों और बहुत से गांवों को प्रभावित कर रही है तब राज्य सरकार का दायित्व हो जाता है। तब राज्य सरकार जिम्मेदारी उठाती है और प्रभावित लोगों को बचाने के लिए दल भेजती है यानी व्यवस्था करती है। लेकिन यदि बाढ़ बहुत भयानक रूप ले रही है और विशाल क्षेत्र प्रभावित हो रहा है तब ये दायित्व केंद्र सरकार का हो जाता है। तो तीनों स्तर आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने पृष्ठ पर दी गई तालिका में सरकार के तीनों अंगों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किए जाने वाले मुख्य कार्यों की रूपरेखा दी गई है। इनके बारे में विस्तार से कक्षा 7 में पढ़ाया जाएगा क्योंकि हम आगे के 2 अध्यायों में इसे विस्तार से समझेंगे। तो नीचे कोई तालिका दी गई होगी, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यायपालिका अखिल भारत और राज्य स्तर। अखिल भारत में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राज्य स्तर में होता है उच्च न्यायालय। विधायिका राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण करते हैं। लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि उच्च सदन कौन सा होता है, तब आपको याद रखना है राज्यसभा। आगे लिखा है, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका बताया, अब लिखा है राज्य स्तर पर। लिखा है राज्य का एक विधानमंडल अथवा विधानसभा। ध्यान रहे कि अधिकांशतः राज्यों में विधानसभा होती है जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होता है। तो अधिकांश जो राज्य हैं उनमें क्या है, विधानसभा है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो आप लोग बताइएगा विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद किन किन राज्यों में है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ पर सदन शब्द प्रयोग हुआ है, तो सदन क्या होता है, ऐसी सभा जहाँ कानूनों पर चर्चा की जाती है अथवा उन्हें पारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है कार्यपालिका। संघ सरकार में क्या लिखा है, संघ यानी केंद्र सरकार, तो भारत के राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख। तो जो संघ सरकार है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा संचालित होती है और प्रधानमंत्री जो होते हैं ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और भारत के राष्ट्रपति तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। आगे लिखा है राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जो है राज्यपाल द्वारा संचालित, मुख्यमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख हैं संघ सरकार में यानी केंद्र सरकार में, और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अब यहाँ पर औपचारिक शब्द प्रयोग हुआ है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते। विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, पर वे सामान्यतः केंद्र या राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कार्यपालिका के कार्य और दायित्व, यह विस्तृत सूची नहीं है, कुछ मुख्य कार्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं कार्यपालिका के। तो केंद्र सरकार यानी संघ सरकार में क्या क्या कार्य हैं, रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, अंतर्राज्यीय वाणिज्य, शिक्षा और राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन। और राज्य सरकार में कार्यपालिका के कार्य क्या है, पुलिस, कानून व्यवस्था, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन करना, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, स्थानीय सरकार। तो ये मुख्य कार्य दर्शाए गए हैं, ये विस्तृत सूची नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है
तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक सामान्य परिवार में 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे हैं 2002 से 2007 तक। आगे लिखा है, सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी वे अच्छी शिक्षा और नई खोज के प्रति अपनी गहरी रुचि के कारण जनमानस, विशेषकर युवाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे उनके गुणों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भारत के युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े स्वप्न देखने और कठोर परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर कलाम ने यह दिखाया कि भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए उनके कुछ प्रेरणादायक विचारों पर ध्यान दें। यहाँ उनके कुछ विचार लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा मित्र है। और जो लोग ऊंचे सपने देखते और उसके लिए काम करते हैं, वह उन्हें सर्वोत्तम सहायता देने के लिए तत्पर है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। आगे लिखा है, अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठा रखिए। यानी यदि आप अपने लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति आपको एकाग्रचित निष्ठा रखनी पड़ेगी। आगे लिखा है, यदि आप असफल होते हैं तो भी हार नहीं मानिए। FAIL का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की दिशा में पहला प्रयास। अंत द एंड नहीं है। वास्तव में END का अर्थ है एफर्ट नेवर डाइज, अर्थात प्रयास कभी निरर्थक नहीं होते हैं। यदि आपको उत्तर में ना यानी NO मिलता है तो इसका अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अर्थात अगले अवसर के लिए तैयार रहें, अतः सकारात्मक रहें। आगे लिखा है, स्वप्न का अर्थ सोते समय स्वप्न देखना नहीं, बल्कि स्वप्न वे हैं जो आपको सोने ना दें। और ये बहुत ही अच्छा उनका विचार है कि सपने जो होते हैं, सपने वे नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। आगे लिखा है, यदि 4 बातों का ध्यान रखें, बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान हासिल करना, कठिन परिश्रम करना और सतत प्रयास करना, तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है यदि इन 4 बातों का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर ये विचार आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। बहुत ही अच्छे विचार लिखे हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, और बहुत ही सकारात्मक विचार लिखे हुए हैं। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, असफलता से घबरा जाते हैं, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, पॉजिटिव रहिए। अब लिखा है लोकतंत्र के बारे में। आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जनप्रतिनिधियों की बात की थी। विश्व के अधिकांश लोगों ने शासन प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है। इसका अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस अर्थात लोग और क्रेटोस अर्थात शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति से बना है। अतः डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ कि लोक शासन या गणतंत्र यानी लोगों का शासन। परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? स्पष्ट है कि यह संभव नहीं है। मान लीजिए आपकी कक्षा की किसी समस्या को विद्यालय के प्रधानाचार्य के ध्यान में लाना है,
जैसे कि आपकी कक्षा में कोई समस्या है अथवा विद्यालय के बुनियादी ढांचे में कोई समस्या है अथवा संभवतः आप अपने क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप की किसी तिथि को प्रस्तावित करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में क्या पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास जाएगी? स्पष्ट है कि यह व्यवहारिक नहीं होगा। बहुत से विद्यालयों में पूरी कक्षा मिलकर कक्षा के मॉनिटर या कक्षा के प्रतिनिधि का चयन करती है। यदि कोई मॉनिटर नहीं भी है तो भी किसी विशेष कार्य के लिए किसी एक प्रतिनिधि का चयन किया जा सकता है और उस प्रतिनिधि को प्रधानाचार्य के पास भेजा जा सकता है। यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का वोट देकर चयन करती है, यानी जो प्रतिनिधि होते हैं जनता उन्हें अपना मत देती है, वोट देती है। जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं उन्हें प्रायः राज्य के स्तर पर विधायक, राष्ट्र के स्तर पर सांसद कहा जाता है। ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा या लोकसभा में कानूनों पर चर्चा करते हैं, तो इन्हें जनता द्वारा ही चुना जाता है। राज्य स्तर पर विधायक होते हैं और राष्ट्र स्तर पर सांसद होते हैं। ये जो चयनित सदस्य होते हैं ये विधानसभा या लोकसभा में कानूनों पर चर्चा करते हैं, समस्याओं और समाधानों पर विचार विमर्श करते हैं। मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदान प्रक्रिया दिखाई गई है। जब हम अपना मत देने के लिए जाते हैं तो इसी प्रकार से लोग बैठे होते हैं, ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये व्यक्ति अपना मत देने के लिए आया है, इसके हाथ में ये इंक लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं। आगे लिखा है किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की तरह भारत में जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो ये आप याद रखिएगा, 97 करोड़ मतदाता हैं भारत में और इसी के साथ भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को चुनावों में मतदान करने का अधिकार है। यानी मतदान की उम्र कितनी है? 18 वर्ष से ऊपर। जो व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है, 18 वर्ष की आयु से ऊपर है, वह चुनाव में अपना मतदान कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा पिकनिक पर जाने की योजना बना रही है। पिकनिक पर जाने के 2 संभावित स्थान हैं, का और खा। इन दोनों स्थानों पर जाने के लिए जाने की लाभ हानि जैसे उनकी दूरी, पहुंचने में लगने वाला समय, खर्च, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता आदि पर कक्षा विचार विमर्श करती है। इन स्थितियों में सभी के लिए किसी एक निर्णय पर आना कठिन हो जाता है। ऐसे में शिक्षक निर्णय लेते हैं कि मतदान से समस्या का समाधान निकल सकता है। का स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी अपने हाथ उठाएं और उसके बाद जो विद्यार्थी खा स्थान पर जाना चाहते हैं वे भी अपना हाथ उठाएं। जिस विकल्प के लिए सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने हाथ उठाए उस विकल्प या स्थान को पिकनिक पर जाने के लिए चुन लिया जाता है। यह प्रक्रिया मतदान यानी वोटिंग कहलाती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। यहाँ स्थान निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली जाती है। आधारभूत या धरातली लोकतंत्र उस तंत्र की ओर इशारा करते हैं जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है। जैसे कि पृष्ठ 155 पर चित्र 10.4 में दिखाई गई पिरामिड का आधार है। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये वाला केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर होती है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर और स्थानीय सरकार नगर अथवा ग्राम स्तर पर। इसी चित्र की बात हो रही है। आगे लिखा है इस प्रकार के तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम आगे के 2 अध्यायों और अगली कक्षाओं में भी करेंगे। यानी आपका लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य लिखे रहते हैं अंत में। सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। आधुनिक सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिन्हें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, संघीय अथवा राष्ट्रीय स्तर अथवा राज्य स्तर, संघीय अथवा राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। लोकतंत्र इस प्रणाली की पूरी रूपरेखा है।
यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तो यदि आप लोग इच्छुक हो तो उन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।